प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, अखबार कैसे पढ़ें, हाउ टू स्टडी न्यूज़पेपर। आइए इस कड़ी में आज के कुछ मुख्य समाचार को लेते हैं और समझते हैं कि कैसे पढ़ना है अखबार को। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रेरक थॉट से। जब तक मुमकिन हो विनम्र बने रहें और ऐसा करना हमेशा मुमकिन होता है। बुरा समय एक ऐसी तिजोरी होती है जहाँ से कामयाबी के हथियार मिलते हैं। विनम्र बने रहना बहुत ही आवश्यक है, बल्कि अनिवार्य भी है। अगर आप किसी पर क्रोध भी करते हैं तो विनम्रता के साथ कीजिए। एक प्रशासनिक अधिकारी जो होता है उसे पूरे अपने कार्यकाल में इस विनम्रता की बेहद आवश्यकता होती है। और अधिकारी बनने से पूर्व जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं तब भी विनम्रता बेहद ही आवश्यक है हमारे जीवन में, इसको बना कर रखिए। आइए हम न्यूज़ की शुरुआत करते हैं। बधाई हो आप सबको, नई ड्रोन पॉलिसी लागू हो चुकी है, ड्रोन पॉलिसी 2021। इस न्यूज़ में कहा जा रहा है कि हवा में भी नज़र आ सकती हैं एयर टैक्सियाँ, जैसा कि हमने हॉलीवुड मूवीज़ में देखा है। अब वो वाकई में होने जा रहा है हमारे देश में। केंद्र ने देश में ड्रोन परिचालन के नियमों को और आसान बना दिया है। सरकार ने ड्रोन परिचालन के लिए भरे जाने वाले आवश्यक प्रपत्रों की संख्या 25 से घटाकर 5 कर दी है। तो पहले 25 फॉर्म भरे जाते थे, अब 5 फॉर्म भरना है ड्रोन उड़ाने के लिए। और लिए जाने वाले शुल्क के प्रकारों की संख्या 72 से घटाकर 4 कर दी। तो 72 तरह के शुल्क लिए जाते थे, अब 4 प्रकार के शुल्क देने होंगे। ड्रोन नियमों को आसान बनाने के बाद नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि मेरा मानना है कि इस समय सड़क पर चलने वाली टैक्सियों की तरह ड्रोन नीति के तहत हमें भी हवा में टैक्सियां नज़र आ सकती हैं। और क्या क्या है देखते हैं इसमें हेडलाइंस। यह रोड में चलने वाली टैक्सियों की तरह ही होगी, यानी कि जैसा रोड में चलती हैं कारें टैक्सियाँ उसी तरह हवा में उड़ेंगी ड्रोन के सहारे। केंद्र ने ड्रोन परिचालन नियमों को बनाया आसान बना दिया है। 25 से घटाकर 5 प्रपत्र भरने हैं और 72 से घटाकर 4 प्रकार के शुल्क देने हैं। ड्रोन के लिए आवश्यक प्रपत्रों की संख्या घट गई है और लिए जाने वाले शुल्कों में भी भारी कमी की गई है। काउंटर रॉक ड्रोन पर काम जारी। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय और BCAS नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो एक साथ काम कर रहे हैं ताकि काउंटर रॉक ड्रोन तकनीक को विकसित किया जा सके और अपनाया जा सके। तो काउंटर रॉक ड्रोन तकनीक क्या होता है, इसको आप ज़रूर गूगल पर सर्च करके स्टडी कीजिए। और आगे देखते हैं, लाइसेंस शुल्क भी कम हुआ है। बता दें कि बड़े ड्रोन के लिए रिमोट पायलट लाइसेंस शुल्क को कम करके 3000 रुपये और सभी श्रेणी के ड्रोन के लिए शुल्क 100 रुपये कर दिया गया है, जो 10 वर्ष तक वैध रहेगा। साथ ही यूजर फ्रेंडली सिंगल विंडो सिस्टम आधारित डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म का विकास किया जाएगा। वैश्विक स्तर पर एयर टैक्सी पर शोध जारी। सिंधिया ने कहा कि रक्षा और गृह मंत्रालय और नागरिक उड्डयन प्रौद्योगिकी ब्यूरो ड्रोन रोधी तकनीक पर काम कर रहे हैं। सिंधिया ने कहा कि वैश्विक स्तर पर एयर टैक्सियों पर रिसर्च और आविष्कार किया जा रहा है और कई स्टार्टअप्स भी आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि वह समय दूर नहीं है जब टैक्सी जैसे उबर आदि जिसे आप सड़कों पर देखते हैं वे अब सीधे हवा में नज़र आएंगी। तो इस न्यूज़ से सबसे पहली बात तो ये कि ये प्रौद्योगिकी खंड से है, यानी कि अगर CGPSC मेंस की दृष्टि से देखें तो पेपर 4 भाग 1 खंड 3 और प्री के दृष्टि से भी यहाँ पर पॉलिसी से संबंधित अगर पूछा जाए प्रश्न कि ड्रोन पॉलिसी में है ना भरे जाने वाले फॉर्म को 25 से घटाकर कितने कर दिया गया है और जो लेने वाले शुल्क हैं उसके प्रकारों की संख्या पूछी जा सकती है। और
ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि नागरिक उड्डयन मंत्री हैं, कभी कभी व्यापम के परीक्षाओं में इस तरह के मंत्रियों के विभागों को भी पूछ दिया जाता है। तो इस तरह से इस न्यूज़ को डील करेंगे। देखते हैं आगे न्यूज़। भारत को मिलेगी पहली महिला CJI। काफ़ी दिनों से चर्चा में है ये न्यूज़। और स्वीकृत हुए 9 नामों में 3 महिलाएं जज हैं। तो इससे पहले एकमात्र जज इंदिरा बनर्जी जो हैं जज के रूप में नियुक्त हैं, और अभी 3 और जज शामिल हो रही हैं महिलाओं में। तो केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की ओर से भेजे गए सभी 9 जजों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। इन 9 जजों में 3 महिलाएं भी शामिल हैं। सिफारिश किए गए नामों में से जस्टिस नगा रत्ना भारत की पहली महिला चीफ जस्टिस बन सकती हैं। हालांकि वह 25 सितंबर से 29 अक्टूबर 2027 तक के छोटे समयावधियों के लिए यह पद संभाल सकती हैं। तो कौन कौन से हैं 9 जज, देख लेते हैं। कॉलेजियम ने जिन नामों की सिफारिश की है उनमें कर्नाटक हाई कोर्ट की जस्टिस BV नगरत्ना, तेलंगाना हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस हिमा कोहली, गुजरात हाई कोर्ट की जस्टिस बेला त्रिवेदी के नाम भी हैं। बाकी नामों में जस्टिस अभय श्रीनिवास ओका कर्नाटक हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, विक्रमनाथ गुजरात हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, जितेंद्र कुमार माहेश्वरी सिक्किम हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, CT रवि कुमार केरल हाई कोर्ट के न्यायाधीश, और MM सुंदरेश केरल हाई कोर्ट में न्यायाधीश शामिल। तो इस न्यूज़ के साथ साथ हमें सुप्रीम कोर्ट जजों की नियुक्ति, हाई कोर्ट, इन सब को रिवाइज कर लेना है। ये सभी संविधान से संबंधित आर्टिकल्स में निहित हैं, और इस तरह से इस न्यूज़ को देखेंगे। श्वेता ने जीता मिसेज इंडिया क्वीन ऑफ नेशन का खिताब। फैशन शो देखकर सीखा रैंप वॉक, घर में की प्रैक्टिस, और इस तरह से मिस एंड मिसेज इंडिया क्वीन ऑफ नेशन 2021 का खिताब श्वेता ने जीत लिया है। इस कॉन्टेस्ट को नागपुर में रखा गया, और इस तरह से ये एक वनडे एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, तो इसको याद रखना है। चलिए अगला न्यूज़ देखते हैं। तो ये एक बेहद ही महत्वपूर्ण खबर है। 38 करोड़ श्रमिकों का एक डेटाबेस बनाया जा रहा है। असंगठित कामगारों के लिए नई पहल, नॉन ऑर्गेनाइज्ड लेबर, जो जैसे कि जो मनरेगा में काम करते हैं, रेहड़ी पटरी में ठेला वगैरह लगाते हैं, प्रवासी मजदूर हैं, दूसरे राज्यों में जाकर जो काम करते हैं, इस तरह के जो सारे मजदूरी जो करते हैं, उस सारे मजदूर वर्ग के जो लोग हैं उनको एक तरह से उनका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, और उनको एक नंबर दिया जाएगा, यूनिक नंबर, जैसा कि हमारा आधार नंबर होता है, और इस तरह से उनको एक तरह से संगठित करने का कार्य सरकार करेगी। तो ये जो इसमें कुछ डाटाएं भी दी गई है इस न्यूज़ में, वो भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, और ये खबर भी महत्वपूर्ण है निबंध की दृष्टि से भी, और अर्थव्यवस्था खंड से भी ये जुड़ा हुआ है। गरीबी के को दूर करने के उपाय वगैरह में शामिल है ये न्यूज़। तो देखते हैं क्या है इस न्यूज़ में। देश के करोड़ों असंगठित कामगारों के पंजीकरण के लिए केंद्र सरकार ने एक नई व्यवस्था शुरू की है। देखना होगा कि ई-श्रम पोर्टल से वाकई असंगठित कामगारों को सामाजिक सुरक्षा मिल पाती है या नहीं। सरकार ने असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों का एक डेटाबेस बनाया है। ई-श्रम नाम के इस डेटाबेस की शुरुआत केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव ने की। इसके जरिए असंगठित क्षेत्र के 38 करोड़ श्रमिकों का पंजीकरण कराना सरकार का लक्ष्य है। इनमें निर्माण क्षेत्र के मजदूर, प्रवासी मजदूर, रेहड़ी पटरी वाले और घरों में काम करने वाले और अन्य श्रमिक शामिल हैं। तो इस तरह से ये सभी मजदूरों का पंजीयन होना है, और ई-श्रम नाम
से इस डेटाबेस की शुरुआत की गई है, तो इसको याद रखना है। वनडे एग्जाम ई श्रम, इसको याद रखना है ना। कई सुविधाएं नहीं मिलती असंगठित मजदूरों को। असंगठित होने की वजह से इन्हें नियमित रोजगार, जायज़ वेतन, इलाज का खर्च, बीमा और भविष्य निधि जैसी सुविधाएं नहीं मिल पाती। साथ ही आर्थिक आंकड़े इकट्ठे करने में इनकी गिनती नहीं हो पाती, जिसकी वजह से आंकड़े भी असली तस्वीर को दिखा नहीं पाते हैं। अगर वाकई इस तरह का डेटाबेस बनता है और इसमें असंगठित कामगारों का पंजीकरण होता है, तो यह कदम सही दिशा में होगा। नई दिल्ली स्थित सेंटर फॉर एम्प्लॉयमेंट स्टडीज़ के निदेशक रवि श्रीवास्तव कहते हैं कि अभी यह देखना होगा कि इस पोर्टल पर पंजीकृत होने वाले कामगारों के विशेष कार्ड को आधार के साथ जोड़ा जाएगा या नहीं। आने वाले दिनों में जब इससे संबंधित और जानकारी सामने आएगी तो इसका बेहतर मूल्यांकन संभव हो पाएगा। तो श्रमिकों को 12 अंकों का एक यूनिक नंबर दिया जाएगा। इस डेटाबेस में शामिल किए जाने वाले श्रमिकों को 12 अंक का एक यूनिक नंबर दिया जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि भविष्य में इसी नंबर के जरिए उन्हें सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ा जाएगा। पंजीकरण तो आज ही से शुरू हो गया, लेकिन इस डेटाबेस के इस्तेमाल के बारे में सरकार ने अभी विस्तृत जानकारी नहीं दी है। 80% कामगार असंगठित क्षेत्रों में। तो जानकारों का मानना है कि भारत में कम से कम 80% कामगार असंगठित क्षेत्रों में काम करते हैं। संगठित क्षेत्रों में भी कई अनियमित श्रमिक काम करते हैं। उनकी संख्या भी जोड़ दी जाए तो देश में कुल असंगठित कामगारों की तादाद 90% या करीब 45 करोड़ तक पहुंच जाती है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़ है और ये संबंधित है अर्थव्यवस्था खंड से, जिसमें गरीबी, बेरोजगारी का टॉपिक आता है, और ये संबंधित है योजनाओं से भी, क्योंकि ये एक कार्यक्रम है, योजना है ई श्रम। तो इस तरह से इस खबर को डील करेंगे। देखते हैं अगला न्यूज़। ये एक दुखद खबर है। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व में मादा वन भैंसा खुशी की मौत हो गई है। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट के रेस्क्यू सेंटर में मादा वन भैंसा खुशी की बुधवार रात मौत हो गई। इसके साथ ही राजकीय पशु की नस्ल बढ़ाने के अभियान को झटका लगा है। तो वह 2 दिनों से बीमार थी। तो 9 वन भैंसा बचे थे इस टाइगर रिजर्व में। हमारे राज्य के राजकीय पशु हैं ये वन भैंसा, बुबेलस बुवालिस इनका साइंटिफिक नेम। तो इसके बारे में और अध्ययन करना बेहतर होगा, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण है। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के बारे में भी पढ़ना बेहद ज़रूरी है। उदंती अभयारण्य के बारे में, ये गरियाबंद में आता है। तो 8 नर वन भैंसा बाकी है अभी। खुशी की मौत के बाद अब नस्ल बढ़ाने के अभियान पर ब्रेक लग गया है। रेस्क्यू सेंटर में रामू व श्यामू जैसे लंबे सींग वाले प्योर नस्ल के डीएनए जैसा ही डीएनए खुशी का माना गया था। रेस्क्यू सेंटर के भीतर बाड़े में नर वन भैंसा छोटू, मोहन, वीरा, सोमू, आनंद, प्रिंस मौजूद हैं, जबकि बाड़े के बाहर राजा व एक अन्य वन भैंसा घूमता है। तो ये सभी वन भैंसों के नाम हैं। इसके बारे में ज़रूर अध्ययन कीजिएगा। देखते हैं अगला न्यूज़। सरकार बेच रही पूरी हिस्सेदारी। तो ये बीपीसीएल को खरीदने की दौड़ में तेल कंपनियां हैं। बीपीसीएल भारत पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड को खरीदने की रेस में वैश्विक तेल कंपनियां भी शामिल हैं। इसके लिए वैश्विक तेल कंपनियां अमेरिका के निवेश फंड के साथ हाथ मिला सकती हैं। एक दस्तावेज से यह बात सामने आ रही है कि बीपीसीएल खरीदने की दौड़ में अरबपति कारोबारी अनिल अग्रवाल के वेदांत समूह के अलावा 2 अमेरिकी निवेश फंड अपोलो ग्लोबल और आई स्क्वायर्ड कैपिटल हैं। तो इस तरह से बीपीसीएल को पूरी तरह से सरकार बेच रही है, इसकी पूरी हिस्सेदारी। तो सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी है ये, भारत की तीसरी सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी। बीपीसीएल में पूरी
52.98% हिस्सेदारी बेच रही है। इसे खरीदने के लिए पिछले साल इन तीनों कंपनियों ने प्रारंभिक बोली प्रस्तुत की थी। बोली प्रक्रिया में अन्य इच्छुक पक्षों के शामिल होने और बोलीदाताओं में से किसी एक के साथ एक संघ बनाने की इजाज़त है। तो बीपीसीएल के बारे में हमको अध्ययन करना है। बीपीसीएल की स्थापना कब हुई थी, और मैं बता दूं कि बीपीसीएल अभी नवरत्न कंपनियों में है। कुल मिलाकर अभी 18 नवरत्न कंपनियां भारत में। नवरत्न कंपनियां क्या होती हैं, उनको सरकार की तरफ से क्या क्या लाभ दी जाती हैं। नवरत्न के अलावा महारत्न कंपनियां भी होती हैं और मिनी रत्न, इनमें क्या अंतर है, तो इन सभी के बारे में अध्ययन करना ज़रूरी है। यही इस न्यूज़ के पीछे का स्ट्रेटजी है और इस तरह से इसको डील करेंगे। दरअसल अर्थव्यवस्था खंड से जुड़ी हुई खबर है। चलिए अगले न्यूज़ की ओर। तो इस न्यूज़ का शीर्षक है, पर्यावरण का तेल न निकाल दे भारत का नेशनल पाम ऑयल मिशन। पर्यावरण से संबंधित ये टॉपिक है। विश्व में पाम ऑयल का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल भारत में होता है। भारत को अपने कुल उपयोग का 60% से ज़्यादा तेल इंडोनेशिया और मलेशिया से आयात करना पड़ता है। यही दोनों देश दुनिया में इसके सबसे बड़े उत्पादक हैं। पर्यावरण के साथ ही ये संबंधित है अर्थव्यवस्था खंड से, आयात निर्यात से संबंधित है। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता जो भारत सरकार की ओर से शुरू की गई है, इनमें सबसे ज़्यादा ध्यान पाम ऑयल पर दिया जाना है। इसके लिए नेशनल मिशन फॉर एडिबल ऑयल फार्म नाम की एक योजना की शुरुआत भी की गई है। इस योजना के तहत 11,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का निवेश किया जाएगा, जिससे पूर्वोत्तर राज्यों और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ऑयल पाम की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। कई बड़े खिलाड़ी पाम ऑयल के बाज़ार में हैं। सरकार के नेशनल पाम ऑयल मिशन शुरू करने से पहले ही 2 अगस्त को भारतीय योग गुरु और उद्योगपति रामदेव ने अपनी कंपनी रुचि सोया के जरिए असम, त्रिपुरा और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में पाम की खेती की घोषणा की थी। इसके अलावा भारत में पाम ऑयल की सबसे बड़ी कंपनी अडानी विल्मार है। ये भारतीय शेयर बाज़ार में लिस्ट होने की तैयारी में है। हालांकि फ़िलहाल भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने कंपनी के आईपीओ पर रोक लगाई हुई है। ज़्यादातर जानकार मानते हैं कि चूंकि भारत कच्चे तेल और सोने के बाद तीसरा सबसे ज़्यादा कीमत का आयात खाने के तेल का ही करता है, ऐसे में यह बड़ा कदम उठाना उसके लिए ज़रूरी हो गया था, भले यह पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाला साबित हो। तो कुछ और देख लेते हैं इससे संबंधित। पूरे विश्व में पाम ऑयल का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल भारत में किया जाता है। ये एक बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक हो सकता है वनडे एग्जाम के लिए भी। लेकिन भारत को अपने कुल उपयोग का 60% से ज़्यादा तेल इंडोनेशिया और मलेशिया से आयात करना पड़ता है। यही दोनों देश दुनिया में इसके सबसे बड़े उत्पादक हैं। साल 2020 से 21 के बीच पाम ऑयल के दामों में 50% से भी ज़्यादा की बढ़ोतरी हुई है। इससे खाने के तेल की कीमतें 1.5 गुना से भी ज़्यादा बढ़ गई हैं। भारत सरकार ने साल 2029-30 तक करीब 10 लाख हेक्टेयर भूमि पर पाम की खेती का लक्ष्य रखा है। इतनी ज़मीन भारत के त्रिपुरा राज्य के बराबर होगी। भारत में फ़िलहाल 3 लाख हेक्टेयर ज़मीन पर पाम की खेती हो रही है। ज़्यादातर भारतीय पकवान खाने के तेल के बिना नहीं बन सकते। इसके लिए रिफाइंड ऑयल और वनस्पति तेल आदि नाम से मिलने वाले पाम ऑयल का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होता है। भारत में इस्तेमाल होने वाले कुल खाने के तेल में पाम ऑयल का हिस्सा करीब 2/3 होता है। खाने के तेल के अलावा चॉकलेट, कॉफ़ी, नूडल्स और आइसक्रीम के उत्पादन में भी इसका जमकर इस्तेमाल होता है। ऑयल पाम की सबसे अच्छी खेती उन इलाकों में हो सकती है जहां तापमान 20 से 30 डिग्री सेल्सियस तक होती है या इससे कुछ ज़्यादा हो, और नमी 80% से भी ज़्यादा हो। दक्षिण एशिया इसके लिए एक जो है बेहतर जगह है। इसके अलावा यह अफ्रीका में भी उगाया जाता है। भारत सरकार ने तापमान और नमी के मामले में अनुकूल होने के चलते पाम की खेती के लिए पूर्वोत्तर राज्यों,
और अंडमान निकोबार को चुना है। यही जानकारों के लिए चिंता की वजह भी है। भारत के पूर्वोत्तर राज्य पर्यावरण के लिहाज से बहुत ही संवेदनशील इलाके हैं। सेंटर फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के कार्यकारी निदेशक GV रामानुजनु कहते हैं, सरकार का प्लान आयल पाम को बहुत बड़े इलाके में लगाने का है और यह डर की बड़ी वजह भी है। ऐसा करने पर यह तापमान, मौसम और मानसून के पैटर्न को बदल सकते हैं। तो देखिए, इस न्यूज़ में कई तरह के डायमेंशंस इंक्लूड हैं। अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और आपका भूगोल, पर्यावरण, तो सभी को कनेक्ट करते हुए इस तरह की न्यूज़ को डील करना है और सभी चीज़ों से संबंधित जानकारी इकट्ठा करके एक साथ इस तरह के खबर को पढ़ना है। आइए चलते हैं अगले न्यूज़ की ओर। यह खबर नहीं बल्कि सेल्फ मोटिवेशन है, इसको ज़रूर फॉलो कीजिए। शांति के सूत्र, स्वेट मॉडर्न अमेरिकी लेखक हैं। अपने काम और सोच में तालमेल होना जरूरी है। धन संपन्नता सबसे पहले मन में पैदा होती है। यदि मन उसके विरुद्ध सक्रिय है तो धन संपन्न होना असंभव है। कहने का मतलब, हम कोई भी कार्य करते हैं तो सबसे पहले उसकी शुरुआत मन से होती है। चाहना कुछ और करना कुछ, यह एक घातक स्थिति होती है। मतलब कुछ और चाह रहे होते हैं और कुछ और कर रहे होते हैं, तो ये हमारा पूरा एनर्जी जो है, ऊर्जा पूरा वेस्ट होता है, वेस्ट। सारे प्रकार की रचना पहले मन में उत्पन्न होती है, बाद में मन के बनाए ढंग ढांचे के आधार पर वह रचना पदार्थ तत्व के रूप में, मूर्त या साकार रूप में दिखाई देती है। यदि आप किसी वस्तु की आशा नहीं करते तो उसे पा नहीं सकते। जब आपका एक एक पग असफलता की ओर आगे बढ़ता जाता है तो आप सफलता तक कैसे पहुंच सकते हैं? अंधकार की ओर मुंह किया हुआ है, निराशा से मन भरा हुआ है, चित्तवृत्ति अकर्मण्यता से भरी हुई है, फिर आपकी सारी शक्तियाँ बेकार होना तय है। बहुत से व्यक्ति जीवन की वास्तविकताओं का सही ढंग से सामना नहीं करते। वे अपनी ही कई कोशिशें व्यर्थ कर देते हैं क्योंकि उनकी मानसिक स्थिति में और उनके प्रयत्नों में परस्पर तालमेल नहीं होता। काम किसी और उद्देश्य के लिए करना और किसी अन्य उद्देश्य की सिद्धि की आशा करना नितांत भूल है। दृढ़ निश्चय और आत्मविश्वास से अपनी सारी शक्तियों को उद्देश्य पर एकाग्र किए बिना सफलता नहीं प्राप्त होती। सफल होने का सिद्धांत यह है कि आप जिसकी इच्छा करते हैं उसे पाने की आशा भी करें तथा उसे पाने के लिए पर्याप्त शक्ति एवं आत्मविश्वास की भावना मन में भर लें। यदि आप अपनी ही योग्यता पर, अपनी ही कार्य सामर्थ्य पर भरोसा नहीं करते तो आप असफलता को ही अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। जो व्यक्ति निश्चय ही सफल होना चाहता है उसे अवश्य ही सफलता के भाव से भरा होना चाहिए। तो ये पूरा टॉपिक सफलता, असफलता और मन और कर्म वचन वाला जो हम देखते समझते आए हैं उससे संबंधित है। मन वचन कर्म में तालमेल जो होता है वही यहाँ पर लेखक कह रहे हैं। काम और सोच में तालमेल होना जरूरी है, तभी हम अपने लक्ष्य को पा सकते हैं और तभी हम सफल हो सकते हैं। इन्हीं शुभ विचारों के साथ आपसे विदा लेता हूँ। आज के लिए धन्यवाद।